विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने वाले इस महत्वपूर्ण बजट के लिए मैं सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन मिशन इस मौजूदा सरकार में आप चीजें तो लेके आते हैं लेकिन आप उनको परस्यू नहीं करते हैं, विच इज वेरी सैड। हार बम बम हो गया। नायडू साहब से और नीतीश साहब से डरा हुआ बजट है, बाकी कुछ नहीं है। अरे ये तो कुर्सी बचा बजट है। उनको कुर्सी बचाने के लिए जो जो पार्टी उनको लिए कुर्सी बचाते हैं उनके लिए बजट है। चुनाव के बाद पहला बजट सरकार ने पेश किया। इस बजट में क्या है खास? क्योंकि चुनाव से पहले बहुत सारे वादे सरकार ने किए थे, बहुत सारे लॉलीपॉप सरकार ने जो दूसरों को बताते थे कि रेवड़ी बांटते हैं पार्टी के लोग या दूसरी सरकारें, इस सरकार ने भी बहुत सारी रेवड़ियां बांटी थी। क्या उनको पूरा किया? इसमें दो चीजें समझने जैसी हैं कि आम आदमी के लिए, हमारे और आपके लिए इस बजट में क्या है, और दूसरा सरकार के लिए, खुद के लिए इस बजट में क्या है। क्योंकि इस बजट से कहा जा रहा है सरकार ने जनता को साधा हो न साधा हो लेकिन अपनी सरकार को साध लिया है। इस सबको समझने के लिए हमारे साथ हर रोज की तरह हमारे पॉलिटिकल एडिटर संजय बासु जी और राजनीतिक विश्लेषक, विचारक, चिंतक जितेंद्र चौरसिया जी साथ हैं। संजोयदा का काफ़ी अच्छी समझ है, खासतौर से वित्तीय मुद्दों पे, या कहें कि इस तरह के मामलों पे, बजट पे बहुत ज़्यादा वो अध्ययन करते हैं और उनका अपना एक एनालिसिस होता है। दादा से समझने का प्रयास करेंगे ओवरऑल, चूंकि सेंसेक्स गिरा 1000 पॉइंट नीचे जिस समय बजट आ रहा था, यानी मार्केट धराशायी हो गया। धीरे धीरे रिकवरी हो रही है उसमें, और वो जो चाल है वो शायद हम और आप जैसे आम आदमी के समझने की चीज़ नहीं है। उसमें भी करोड़ों रुपए के बारे न्यारे होते हैं लोगों के। वो अलग चीज़, अलग विषय, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन इसमें हमारे और आपके लिए क्या है? देशी भाषा में कहें तो क्या हमारी थाली का बोझ कम हुआ? हमारी इनकम पे क्या असर पड़ा? अगर हम नौकरी पेशा हैं, अगर हम मजदूर हैं, अगर हम व्यापारी हैं, अगर हम किसान हैं, महिलाओं के लिए क्या है खास, ये भी जानेंगे इस पूरे कार्यक्रम के दौरान। आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। संजोय दा, स्वागत है आपका। जितेंद्र जी, आपका भी स्वागत है। तो पहला कमेंट संजोय दा आपसे कि ओवरऑल आप इस बजट को किस तरह से देख रहे हैं, खास तौर से हमारी थाली के ऊपर इस बजट का क्या प्रभाव पड़ने वाला है? क्योंकि ये चुनाव बहुत कुछ इसी पर लड़ा गया था। बेरोजगारी, महंगाई और आरक्षण, तीन बड़े मुद्दे थे। सरकार क्या इस महंगाई और बेरोजगारी को एड्रेस कर पाई है इस बजट के माध्यम से? नमस्कार आप सभी को, विवेक भाई और रजनीश भाई, सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि आप लोगों ने मेरे को बोलने का मौका दी। देखिए, बजट की सेंटीमेंट जो है, आप शेयर मार्केट की कहानी से तो बता ही दिया कि ऐसा कोई खुशी की माहौल है नहीं। जहाँ तक मिडिल क्लास की, ज़्यादातर मिडिल क्लास की नज़र पड़ा रहता है, तो उनके लिए ख़ास कोई कुछ भी नहीं मिला। ज़्यादातर टैक्स स्लैब जो ब्रैकेट में रखा गया था पुराना, उसमें एक जगह पे 6 लाख से 7 लाख के बीच में जिन लोगों की सालाना रोज़गार, उनको 10% की स्लैब से घटा के 5% कर दिया एक जगह पे। बाकी सारे स्लैब एक ही जैसा है। 3 लाख तक, यानी कि 25,000 महीने अगर कोई कमाते हैं, उनको कोई टैक्स नहीं लगेगा। दूसरी बात है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन के तहत जो 50,000 का छूट दिया जाता है, वो मामूली सा बढ़ा कर दी, 75,000 तक उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन में मिलेगा। मोटा-मोटी यही आपका सैलरीड क्लास जो है, वेतनभोगी लोगों के लिए यही है। दूसरी बात आता हूँ, मोटा-मोटा बात आपको बताऊँ कि सरकार ने घोषणा की कि उनकी अनुमानिक आय 2024-25 में 32.07 लाख करोड़ का है और अनुमानिक व्यय 48.21 लाख करोड़ का है, यानी कि लगभग 16 लाख करोड़ की
फासला है। यानी कि 2/3 आपका रोजगार है, 1/3 आपके खर्चे का आपको उधार करना पड़ेगा। नेट टैक्स जो आएगा वो 25.83 लाख करोड़ का टैक्स आनुमानिक जुगाड़ करेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के, जीएसटी और इनकम टैक्स दादा, डायरेक्ट और एक्साइज। इनडायरेक्ट पे एक बात मैं आपसे जरूर करना चाहता हूँ, क्योंकि जितने भी वित्तीय विश्लेषक हैं या कहें कि इकोनॉमिक्स को समझने वाले लोग हैं, खास तौर से इस देश के गरीब मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा आक्षेप लगाते हैं। वो कहते हैं कि इनको अगर कोई सब्सिडी या इस तरह की कोई छूट मिल रही है एजुकेशन में, उनको खाद में, बीज में, पानी में कोई सब्सिडी अगर दी, जैसे दिल्ली की गवर्नमेंट वहाँ के लोगों को मुफ्त में बिजली दे रही है और पानी मुफ्त में दे रही है और बसों में महिलाओं की यात्रा फ्री कर रही है। अक्सर एक तंज कसा जाता है इस एलिट क्लास की तरफ से, जो विश्लेषक होते हैं, खासतौर से फाइनेंस के विश्लेषक होते हैं, उनकी तरफ से, कि ये जो देश में टैक्स पेयर हैं उनके पैसे का दुरुपयोग है। वो टैक्स पेयर किसको एड्रेस करते हैं? वो टैक्स पेयर एड्रेस करते हैं डायरेक्ट टैक्स देने वालों को, जबकि बड़ा तबका जीएसटी पे करने वाला, एक झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति अगर माचिस भी खरीदने जाता है तो उस पर भी उसको टैक्स देना होता है। थोड़ा सा इस पर भी हाँ, अगर आप ज्यादातर लोग जो इनकम टैक्स पेई है वो इसको लेके देश के एक 1% 1 से धारणा 2% के बीच में लोग रहे होंगे मेरे ख्याल। धारणा तैयार करते हैं। अगर आप देखें कि देश में मान लिया जाए कि अ, जो नेट टैक्स दिखा रहे हैं 25,83,000 करोड़, तो आप गूगल करेंगे देखेंगे कि 25,83,000 करोड़ का जो टैक्स है, इसमें इनकम टैक्स मामूली सा है, यानी कि 5% भी नहीं होगा। बाकी सेंट्रल एक्साइज और जीएसटी से ही 95% टैक्स आता है। तो और वो 95% मजे की बात है, उस पिछले दिनों एक सर्वे से निकल के आया कि जीएसटी जो देते हैं, जीएसटी जो कलेक्ट होते हैं, तो उस कलेक्शन की 100 रुपया की 60 रुपया देश की आम जनता, यानी कि जो इनकम टैक्स देते नहीं है, वो लोग 60% जीएसटी भरते हैं। यानी कि अगर 25,83,000 25.83 करोड़ का टैक्स डायरेक्ट है, तो मोटा मोटी आप मान के चलिए कि उसके अंदर 24 लाख करोड़ का जीएसटी और सेंट्रल एक्साइज से आते हैं, और उसकी 60%, यानी कि लगभग 14 लाख करोड़ रुपया का टैक्स आम जनता देते हैं, जिनको हम कैटल क्लास बोलते हैं, यानी कि गवादी पशु की तरह जिनको हम व्यवहार करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, जिनको हम 500 रुपया की मुफ्त की रेवड़ी बांट के हम उसकी क्रिटिसिज्म करते हैं। तो कोई फ्री में नहीं किसी को दे रहे हैं, वो भी सारा दिन भर मेहनत करके सुबह से शाम तक टैक्स भरते हैं। एक माचिस खरीदे या एक चावल का पैकेट खरीदे या कुछ भी बिजली चलाए, सब में उसको टैक्स देना पड़ता है। जो मैं मुद्दा में आ रहा हूँ उस पे बहुत बड़ा खतरनाक एक आंकड़े सामने आए हैं। पता नहीं उसमें भी सत्ता पक्ष आज पार्लियामेंट में टेबल बजा रहे थे, प्राइम मिनिस्टर्स को भी उसमें टेबल बजा रहे थे। जो ग्रॉस मार्केट बोरोइंग, यानी कि बाजार से सरकार जो उधार लेंगे इस साल, 14.01 लाख करोड़, 1 लाख 14 लाख करोड़ ही मोटा मोटी मान लीजिए, 14 लाख करोड़ रुपया का उधार बाजार से उठाएंगे, और उसके अंदर 2.37 लाख करोड़ वापस ब्याज के तौर पे चला जाएगा। यानी कि 14 लाख करोड़ उठा रहे हैं, उसके अंदर लगभग 2.5 लाख करोड़ आप ब्याज दे रहे हैं, चाहे वो स्मॉल सेविंग्स के जरिए हो, टैक्स सेविंग्स के जरिए हो, वित्तीय बाजार से हो, गोल्ड बॉन्ड हो, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से हो, अलग अलग जगह पे। तो 32 लाख करोड़ का आपका आमदनी, उसके अंदर 14 लाख उधार लेंगे और 48 करोड़ का खर्चा करेंगे। और फिस्कल डेफिसिट जो, यानी कि आमदनी और रफ्तानी में आप जो
पार्ट व्यवधान आप दिखा रहे हो, वो लगभग 5% के आसपास, 4.9% बोल रहे हैं, 5% के आसपास, जो कि कोई भी इकोनॉमी के लिए अच्छा संकेत नहीं है। माना जाता है कि 1 से 2% के बीच अगर फिस्कल डेफिसिट रहता है कोई भी देश में, वो देश की इकोनॉमी प्रोग्रेसिव होते हैं। तो यहाँ पे 5% के हिसाब से अगर जीडीपी है, तो वो देश की आर्थिक स्थिति में स्थिति के लिए ठीक नहीं है। अब आ जाता हूँ कि आम जनता के लिए जो राहत हमने सोचे थे कि हेल्थ हाँ दादा, इंश्योरेंस में, सबसे बड़ी चीज एक यही है कि टेलीविजन पे भारी भरकम बहस करने वाले आम आदमी के लिए बहस नहीं करते हैं, क्योंकि आपसे हम लोग समझते रहते हैं और आप कठिन से कठिन चीजों को इतनी आसानी से समझा देते हैं कि एक आम आदमी के लिए भी समझने लायक होता है। तो ये कार्यक्रम भी हम लोग इसी तरह कर रहे हैं, और चूंकि आप, हाँ, मेरा आग्रह यही है कि जिस तरह से आप समझाते हैं कि एक आम आदमी की समझ में भी आए कि हमारी थाली में बोझ क्या जिस पे आप आ रहे हैं, तो इसको हाँ, जरूर। लगभग लगभग आज की डेट में मैं विवेक भाई एक बात बताऊं, सरकार अगर 1 रुपया खर्चा कर रहा है, तो उसके अंदर 75 रुपया, 75 पैसा, उसके अंदर 1 रुपया में 75 पैसा उधार का है। क्यों? क्योंकि ये जो डिफरेंस आप देख रहे हैं 16,000 करोड़, 16 लाख करोड़ का, यही अमाउंट वो इन्वेस्ट करेंगे अलग अलग जगह पे, जो आप पैकेज बोलिए, रेवड़ी बोलिए, जो भी बोलिए। बाकी 32 लाख करोड़ का जो इनकम है, टैक्सेशन है, उसके जरिए जो आ रहे, वो ज्यादातर आपका एस्टेब्लिशमेंट, डिफेंस और फिक्स्ड जो एक्सपेंसेस है उसके ऊपर खर्चा हो जाता है। तो डेवलपमेंट के लिए एक भी पैसा अगर सरकार व्यय कर रहा है, आप ये मान के चलिए 1 रुपया के अंदर 75 पैसा उधार का होता है। अब कहाँ हम फंसते जा रहे हैं? देखिए, आप किसी भी चीज में इन्वेस्ट करेंगे, चाहे आप मकान खरीदे, चाहे आप जमीन खरीदे, जो भी है, उसकी नेट रिजल्ट आप देखना चाहते हैं कि क्या मैं ये इन्वेस्ट करके कुछ हासिल कर रहा हूँ? मैं शांति हासिल किया, अपने मकान बनाए, अपने किराया बचाया, अपने लोगों को एकोमोडेट किया, हर साल, हर महीने मैं जो किराया देता था वो मेरा बच गया, उसके हिसाब से मेरा एक एसेट बन गया। तो इस हिसाब से जो हम सरकार जो खर्चा करेंगे, उसके बदले में सरकार को क्या मिलेगा? इसका कोई ठीक-ठाक जवाब आज की बजट में नहीं मिला। सबसे बड़ी बात है कि आम जनता के लिए जैसे-जैसे जीएसटी के वो लगाया गया था, हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर 18% जीएसटी है। हाँ, पेट्रोल डीजल के ऊपर जो टैक्स एक्साइज़ इतना हाई परसेंटेज में है, उसमें हॉस्पिटल के बिल के ऊपर जो जीएसटी लगाया गया, या आप फिक्स्ड डिपॉज़िट के ऊपर जो इंटरेस्ट लगाया गया 10% के हिसाब से, इसमें कोई राहत नहीं मिला। इसमें अगर कोई राहत मिलता, तो सीधा-साधा वो साधारण लोगों की ज़िंदगी में असर पड़ता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं। तो यहाँ पे एक मार पड़ा। दूसरी बड़ी बात है कि देश की उन्नति कब होगा? जब होगा कि आम जनता की उन्नति। आम जनता की उन्नति कैसे होगा? वो पढ़े लिख के अपने पैरों पे खड़े होंगे। मज़े की बात है कि मनमोहन सिंह सरकार की 10 साल में बजट की लगभग 4.5% एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन में, यानी कि शिक्षा बजट में खर्चा किया जाता था। अब एक माने हैरान हो जाएँगी, ये घटाते, घटाते, घटाते पिछले 10 साल में 2.5% पे ले आया। ये बहुत बड़ा कटौती हुआ है, और वो सरकार उसकी ज़िम्मेदारी प्राइवेट सेक्टर के ऊपर दे रहे है। स्वाभाविक रूप से ही जो गरीब है, तबका है, वो पिछड़े जाते हैं। आप देख ही रहे हैं कि बिहार से लेकर गुजरात तक सरकारी स्कूलों की, सरकारी यूनिवर्सिटी की, सरकारी व्यवस्थाओं की क्या दुर्दशा में पहुंच गए। अब आ जाते हैं हेल्थ सेक्टर में। हेल्थ सेक्टर में पूरा के पूरा भाषण में एक ही जगह पे एक असर देखा कि कैंसर के लिए जो इंपोर्ट किया जाता था, 3 किस्म की दवाई, इंजेक्शन और इक्विपमेंट्स, उसमें
टैक्सेशन को एबोलिश कर दिया गया, यानी कि जीरो टैक्स कर दिया गया। एक्सरे मशीन। हाँ नहीं, कैंसर रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट है, ट्रीटमेंट रिलेटेड इक्विपमेंट, और जो 3 किस्म की दवाई जो बाहर से मंगाया जाता था, वो टैक्स में एबोलिश कर दिया गया, उसमें कोई टैक्स नहीं लगाया था। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड से ये अच्छा कदम है, लेकिन मतलब लेकिन रिसर्च कैंसर जैसी बीमारी, और वो भी केवल 3 दवाओं के ऊपर, और 3 इसका दवाओं ढिढोरा के ऐसे ऊपर। पीटा जा रहा है जैसे हेल्थ सेक्टर में पता नहीं कितना बड़ा बदलाव हो गया, मूलचूल परिवर्तन कर दिया हो। बाबा की दवाइयां तो महंगी हैं, आज भी आम महंगी आदमी की पहुंच से बाहर है दवाइयां लेना। और सिर्फ कंसल्टेंसी फीस, ज्यादा कंसल्टेंसी फीस और हॉस्पिटल के जो खर्चे हैं उनको अफोर्ड करना प्राइवेट हॉस्पिटल में एक आम आदमी के लिए तो बिल्कुल ही मुश्किल होता जा रहा है। मुश्किल हो जाए, उसके ऊपर 18% आप टैक्स जमा कर लो, यानी कि हॉस्पिटल अगर 100 रुपया ले रहे तो आप भी अपने जेब में 18%, 18 रुपया भर रहे हो। तीसरी बात यहाँ पे जो आ रहा है कि पूरा बजट में बिहार के लिए एक मेडिकल कॉलेज की घोषणा कर दी गई। एक भाई, आपको याद होगा कि दरभंगा एम्स के बारे में कितना बड़ा झूठा प्रचार हुआ था, आज तक एक ईंटा नहीं गड़ा गया। तो ये भी एक प्रपोजल है। तो वो तो दूसरा एक एक अलग पहलू हो गया कि आंध्रा और उड़ीसा और बिहार को जो स्पेशल पैकेज दिया गया, तो कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि उन्होंने आम नहीं, आदमी को मेडिकल से साधा हो न साधा हो लेकिन अपनी सरकार को साध लिया है। उड़ीसा और वो सॉरी बिहार और टीडीपी आंध्र प्रदेश को उन्होंने जो कॉन्फिडेंस में लिया था वो शायद कुछ फिल किया है। बाबा की आम आदमी के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। ना। दूसरी बात, और एक जुमला फेंका गया, मैं जुमला ही इसलिए बोलूंगा कि 10 लाख करोड़ की अर्बन हाउसिंग फॉर पुअर, यानी कि शहरांचल में जो गरीब तबके रहते हैं उसके लिए 1 करोड़ मकान बनाया जाएगा, 10 लाख करोड़ की, यानी कि 10 लाख पर व्यक्ति के पीछे खर्चा करके 1 करोड़ मकान बनाया जाएगा। अब बताइए, जहाँ पे देश की टोटल बजट में रिसिप्ट है, आमदनी है 32 लाख करोड़, तो 10 लाख करोड़ कितने सालों में आप खर्चा करेंगे? अगले 10 साल में करेंगे तो भी 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट पर ईयर माना जाएगा। जब तक ये 10 साल में खर्चा करेंगे तो 10 साल, आज की डेट में जो वैल्यू 10 लाख करोड़ की मकान की होगी वो 20 लाख करोड़ में चला जाएगा। खैर, ये एक गरीब तबके के तबकों को अपने पल्ले पे ले आने के लिए एक जुमला ही मैं बोलूंगा, ऐसा कुछ खास इसका तो स्मार्ट सिटी जैसे बना वैसे ही ये भी बनेगा। अब आ जाता हूँ कि आप जो बिहार और आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर मैं बताऊं कि आंध्र प्रदेश को दिया गया 21,000 करोड़ के खर्चे पे 2400 मेगावाट की एक पावर प्लांट दिया गया। कुछ कॉरिडोर बनाएंगे, और अमरावती जो प्रोजेक्ट जगन मोहन रेड्डी ने ठंडे बस्ते में डाल दिया था, बहुत सरकार ने खर्चा किया था सिंगापुर के साथ कोलैबोरेशन करके, थी चंद्रबाबू नायडू ने। जगन मोहन रेड्डी यहाँ पे मतलब डिस्ट्रक्टिव ध्वंसात्मक काम करके इसको बर्बाद किया था। उसको रिवाइव करने के लिए सरकार, यानी कि हमारा ही जेब से 15,000 करोड़ रुपया एक फाइनेंशियल पैकेज की तरह दिया जाएगा। कुछ कुछ इरिगेशन प्रोजेक्ट में खर्चा किया जाएगा। बेंगलोर हैदराबाद इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंदर आंध्र प्रदेश की जो इतना पार्ट होगा वहाँ पे इंडस्ट्रियल बेल्ट बनाया जाएगा, वगैरह वगैरह। सब सपने की बात है। और उसके तहत कितना 1.5 लाख करोड़ की पैकेज की डिमांड था, तो पता चलेगा 2 एक दिन में टोटल कितने रुपया का पैकेज उन्होंने दिया है। जहां जी। तक बिहार की सवाल है, बिहार में 26,000 करोड़ की रोड प्रोजेक्ट पे खर्चा किया जाएगा। अब रोड और ब्रिज की जो हाल है बिहार का, आपको तो पता ही है क्या हो रहा है वहां पे, कौन पैसा लूट रहा है, कैसे पांच पैसे। पुल एक दिन में गिरे थे। टोटल ऐसे तो 12 कई गिरे पुल हैं, ठीक है, 12-15 गिरे हैं, लेकिन 5 पुल तो एक ही दिन गिर गए थे। एक ही दिन गिर गए थे। और इतना बुरा हाल है, मेरा एक दोस्त दरभंगा से अभी अभी आए हैं पिछले हफ्ते, बोल रहे आप वहाँ पे कि धान की बीज रो दो तो धान उग जाएगा मेन हाँ, रास्ते के ऊपर। 1 मिनट का टाइम बीच में ले लेते हैं। जितेंद्र जी भी हम लोगों के साथ में हैं। और धान के बीज की आपने बात की, तो चूंकि खेती किसानी और सामाजिक सरोकार हमेशा रहा है, और ये विश्लेषण भी करते हैं जितेंद्र जी
सामाजिक मुद्दों पे। किसानों के लिए इस बजट में जितेंद्र जी आपको क्या लगता है, क्या है, क्योंकि 1.5 लाख करोड़ रुपया किसानों के लिए सरकार ने इस बजट में आवंटित किया है। विस्तृत चर्चा संजय वासु जी ने कर दी है। एक बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया, किसानों के लिए क्या। 2019 से ही तुलना करने मोदी सरकार से, तो जो किसान कृषि और कृषि से जुड़े क्षेत्रों का जो बजट 5.14% कुल बजट का होता था, वो इस बजट में 3.14% ही बचा है। वो प्रति साल के बजट में ये कम करते जा रहे हैं। तो कृषि क्षेत्र सबसे निराशाजनक बजट रहा है अभी तक के लिए ये। और आम जनमानस की जहां तक बात है, तो आम जनमानस के जेब से पैसा निकालने का ये बजट है। ये टोटल बजट मूल जो आम जनता के लिए बजट का सिर्फ एक ही मायना है कि उसके जेब में पैसे बच रहे हैं या पैसे निकल रहे हैं उसकी जमा राशि से। तो ये बजट उसकी जमा राशि से पैसे निकालने का बजट है, ना कि उसके जेब में कुछ जमा होने का बजट है। पूरे बजट को यदि बहुत कम शब्दों में समझे तो ये पूंजीपतियों के लिए और सहयोगियों के लिए बनाया गया बजट प्रतीत हो रहा है। किसानों के लिए तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी निराशा है, क्योंकि लेकिन जितेंद्र जी 1.5 लाख करोड़ रुपया किसानों के लिए आवंटित किया गया, उसमें कहा गया है कि इसके लिए स्टोरेज और मार्केटिंग के लिए इसमें खर्चा किया जाएगा, प्राकृतिक खेती और जैविक खेती को बढ़ावा नहीं, देने अकेला सर ये अकेला नहीं करेंगे, जॉइंट वेंचर। आप ध्यान दीजिए नहीं, इसके ऊपर। वही वही हाँ, वही अंबानी मैं आदमी यहाँ पे कूदेगा। वो अलग बात है, मैं वो सिर्फ कूदेगा तो मैं कूदा सिर्फ जाएगा। यही बात लेकिन कह कुल रहा मिलाकर था। के मैं जो कह रहा हूँ जितेंद्र जी, एक तो ये कि ये जो इसमें फूड प्रोसेसिंग और इसको स्टोरेज और मार्केटिंग पे खर्चा किया जाएगा। दूसरा उन्होंने कहा कि जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देंगे। 1 करोड़ लोगों को, 1 करोड़ किसानों को इसमें इसके माध्यम से जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए ट्रेन किया जाएगा और सब किया जाएगा। ये मतलब विवेक एक भाई, मैंने किसान पहले ही कहा है कि ये बजट पूंजीपतियों और जो उनके सहयोगी दल हैं उनके लिए बनाया गया बजट है, ये आम जनता का बजट नहीं है। जो जो आप 1.5 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं, इसमें से जो बड़े उद्योगपति हैं, जो बड़े घराने हैं उद्योगपतियों को, अडानी अंबानी जैसे घराने, यदि इंफ्रास्ट्रक्चर इसका कोई विकास होगा तो इन्हीं कंपनियों को ठेके मिलने हैं। यदि कोई ट्रेनिंग जैसी व्यवस्था का विकास ये कर रहे हैं तो इन्हीं उद्योगपतियों के माध्यम से, जो इनके इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हीं के माध्यम से ट्रेंड होना है। तो ओवरऑल जो पैसा है इन उद्योगपतियों के पास जाना है। और दूसरी बात यही मैं बताऊं, अभी मैं सुन रहा था, राकेश टिकैत जी का भी बयान आया है, वो भी बिल्कुल जितेंद्र जी से मिलता जुलता है। उन्होंने भी कहा कि अगर आप मार्केटिंग के लिए